अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं 4 इश्यूज़ पर बात करूंगा। इमरान खान ने पार्टी के अंदर बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस ले लिया है और वो क्या करने जा रहे हैं इमरान खान, इस पर हम आपको बताएंगे। और दूसरा इशू, लाहौर हाई कोर्ट में खातून चीफ जस्टिस की तैनाती हो गई है, समझें हो गई है। और इसका क्या मतलब है, वो सीनियर मोस्ट नहीं थी लेकिन उनको क्यों बनाया गया है, और इसके हमारे जो सियासी माहौल में जो कशीदगी चल रही है और जो जजेस के अंदर जो मामला चल रहे हैं जुडिशरी में, उसमें इस तैनाती का क्या मकसद है। तीसरा इशू जो है वो जो पंजाब के मुख्तसब आला हैं उन्होंने काफ़ी फ़ोन मंगवाए हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा। उन्होंने आईफोन प्रो मैक्स 15 भी मंगवाए हैं और सैमसंग के भी लेटेस्ट फ़ोन उन्होंने मंगवाए हैं। वो किसके लिए मंगवाए हैं वो आपको मिल सकते हैं या नहीं, तो इस पर हम बात करेंगे। और चौथा इशू जो है, कुछ दिन पहले हमने जो समा टीवी में जो एक प्रोग्राम था उसके हवाले से बात की थी, जिसमें साहिल अदीम और जो खलीलुर रहमान कमर, उन्होंने एक लड़की के साथ जो बदतमीज़ी की, उसके हवाले से अभी फ़िल्म बाकी है। कोई चीज़ें थीं जो उसमें से एडिट हो गई थीं जो कि वो चलने वाली भी नहीं थी। वो क्या बातें थीं और आगे समा टीवी इस पर क्या करने जा रहा है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। तो जनाब, बात का आगाज़ हम इमरान खान से करते हैं। इमरान खान की आज अडयाला में जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं, और ये है कि जो इख्तलाफात की बुनियाद, ये वो एक ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं, साथ ये कह रहे हैं कि इख्तलाफात मौजूद हैं पार्टी के अंदर और ये गलत फहमी की बुनियाद पे हैं। और जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया है। तो लिहाजा देखें जी, इमरान खान ने उन्होंने सुलह करानी है। और फिर बुशरा बीबी जो है उन्होंने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आलम बरज़ख में 2 मुकाम होते हैं, मुत्तकी परहेजगार और सालेहीन के लिए। दूसरा जो है वो जहाँ से रूहें ज़मीन पर आती हैं, एक मकाम यहाँ पर भी है, यानी कि अब जो तीसरा मकाम है उसका उन्होंने जिक्र किया है जहाँ पर शैतानों की हुकूमत है। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के हवाले से मुल्क पर फ्राडियों चोरों की हुकूमत है। अब ये बुशरा बीबी को बयान देना चाहिए नहीं, तो बुशरा बीबी कहेगी मनु जादूगरनी क्यों कहते हैं, तो मैं अगर बयान देती थी इतना की फ़र्क पड़ेगा। तो अब ये है कि बल्कि उन्होंने इससे भी ज़्यादा बात की। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। ये बुशरा बीबी जो हैं उनको आज चांस मिला है तो उन्होंने कहा कि इमरान हाँ तो ज़्यादा ना मेरी सुर्खी बननी चाहिए, वैसे भी सुर्खी पाउडर असी लाइए और यह बंदियां के बयान जड़े ने ज़्यादा चलन। तो जो ऐसा, हाँ, ये एक और जो बात उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी कि ये लोग हमें क्या गिराएंगे, इनको मेरा रब गिराएगा। काबिल ज़िक्र बात, मौजूदा हुकूमत मुल्क और फ़ौज की बदनामी का बायस बन रही है। यानी कि फ़ौज से उन्होंने एक डिस्टेंस रखा है, हुकूमत जो है उसको उन्होंने टारगेट किया है। अब यह है कि इमरान खान जो है उन्होंने ये साइफ़र पर अपने एक बयान बदला है, और लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा ये बात की है। इमरान खान की ये कमाल है कि वो जो भी बात जिस अंदाज में बदलें वो कहते हैं कि मैंने पहले भी यही बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आज भी साइफ़र के मामले पर अपने बयान पर कायम हूँ। यानी कि क्या, किस बयान पर कायम है कि मैंने कहा था कि अमेरिका ने हुकूमत गिराने की धमकी दी है और इन्होंने हमारी हुकूमत ही गिरा दी। ठीक है, यानी कि पहले साजिश अमेरिका से हो रही थी कि उनके कहने पर, अब यह है कि इन्होंने कहा जी कि वो धमकी आई थी। तो उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ के मैं की गल करा। शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा मैं न की गल करा, मौसम दे डिस्कस करांगे यार, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, की बनेगा, यानी कि मैं तो राती बनियान पा के सोना वा या बनियान ला के सोना वा। उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात करूँगा, ये बनियान वगैरह वाला इजाफी बातें जो मैंने की हैं। उन्होंने कहा जी कि क्या मैं मौसम पर मुज़ाकरात करूँ, इसके पास मुज़ाकरात के लिए है क्या, इससे बात की जाए। तो अब ये है कि इमरान खान जो है, यानी कि उनका एक वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है। जिस तरह यूएन का वर्किंग ग्रुप जो है उसने भी कहा है कि उनकी आर्बिट्रेरी डिटेंशन है। अब ये जो यूएन का वर्किंग ग्रुप है, जिस बुनियाद पर उसने कहा है कि उनकी डिटेंशन के हवाले से, ये अगर मेयार देखा जाए तो इससे जो पहले लोगों के साथ हुआ, जो सियासी कैदियों के साथ, उनके साथ भी यही होता रहा। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो हर जगह पर लॉबिंग के लिए पहुंच जाते हैं और उनका ये ख्याल है कि हम जो जो अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे, कई तो जो है एक मिशन समझ के लगे हुए हैं,
कई जो हैं वो समझते हैं कि इससे उन्हें कोई एक सियासी फ़ायदा होगा कि हम जो है ना खान को बताएं कि खान मैं ये करके आया हूँ। जो ये बाकी वाले हैं ना, ये जो अल्लाह लोग ग्रुप है, ये जो नून वाले हैं, ये तो बस यही कहते हैं अल्लाह देख रहा है, ये लोग देख रहे हैं, बस यही है कि इन्होंने साड़ी हाल लगेगी, यानी कि हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। तो हालांकि नवाज शरीफ जो हैं ये भी काफ़ी एक इन्होंने टफ़ टाइम गुजारा है, इनके लिए कोई बाहर से बात नहीं आई और इन्होंने किसी जगह रब्ता भी कोशिश नहीं की है। अब होता ये है कि ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि ये अपने आप हर टाइम इन्हों राती नींद नहीं पींदी या जनाब आखन के सानू भुख नहीं लगती कि इमरान खान जिन्ना चिर बाहर नहीं निकलेगा तो असा नहाना नहीं, ये वाली बात नहीं है। ये आउटरीच स्ट्रैटजी है। इनके लोग जो है ना पहुँचते हैं, जाके टकर जाते हैं, पै जाते हैं, आते हैं कि यार कोई साडा करो, रोना पिटना शुरू कर देते हैं। ये जिस तरह आगे कांग्रेस में उन्होंने किया है, यही है कि उनकी आउटरीच स्ट्रैटजी है, उन्होंने कोई लॉबिंग फर्म हायर की हुई है। अब यही देखें कि ये भी यूएन का वर्किंग ग्रुप जो है, ये बेसिकली जिनेवा का एक वर्किंग ग्रुप है। खबरें किधर से आ रही हैं? राइटर्स न्यूज़ एजेंसी में आगे जो डेडलाइन किधर से है, यानी कि खबर फाइल किधर से हुई है, वो हो रही है वाशिंगटन से, अल जज़ीरा में खबरें आ रही हैं। तो वो जो आगे इनके कई लोग हैं जो क्या नाम है, जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो भी अप्रोच कर लेती हैं। बाज़ात ये भी है इनके लोग जो प्रोफेशनल्स हैं मुख्तलिफ़ अदारों में, वो अपना जो नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करके भी करते हैं। अब ये है कि उसके मुकाबले में जो हमारे बाकी जमातें हैं, ये तो वैसे ही पुरानी बूढ़ी बुसीदा सी लगती हैं, इनके कोई उस तरह से कोई एफ़र्ट नहीं है। सोशल मीडिया के हवाले से आए दिन कोई ना कोई एक अपने लोगों को एक शर्म दिलाने के लिए, बल्कि उनको एम्बैरस करने के लिए कोई ऐसा एक बंदा, एक हीरा तलाश करके लाते हैं। अभी जो जिस तरह नून लीग वालों ने सोशल मीडिया का जो नया हेड बनाया है, कोई अगे पीछे पता नहीं, वो पता चला है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो किसी एमएनए का बेटा है। तो ये जिस अंदाज में कर रहे हैं ना, इन पर कोई भी बड़ी से बड़ी आजमाइश आ जाए, ये नहीं सुधर सकते। तो लिहाजा सिर्फ ये बातें करना जी कि इमरान खान के लिए उधर फ़लाँ जगह से बयानात कैसे आए हैं, इनको पैसा कौन दे रहा है, इनकी लॉबिंग फर्म जो है, भाई लॉबिंग जो है इनके लोग जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं, वो करते हैं भाई, करते हैं। आप लोग जो है ना उससे लर्न करने की कोशिश करें, वो लर्न नहीं करना, और ये मामला जो है ये इसी तरह बस रोना पीटना जो है, इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो बात जो है वो कहाँ से कहाँ निकल गई। जिस तरह कोई कॉलमिस्ट भी लिखते होते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था, बस उलझ गया और मैं बाहर से आगे से मैं जो है गुजरा ले तू मैं नौशहरे पहुंच गया। तो वो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये बस यही बातों से बात निकलती है। तो ये तो इमरान खान का। आगे जो जनाब टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है। जो आलिया नीलम है वो चीफ जस्टिस, उनको तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। किधर? पंजाब में। आलिया नीलम जो है ना वो पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी लाहौर हाई कोर्ट की, और पहले पेशावर की एक खातून चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि बाकी जो दो सूबे हैं उनको ये भी सादत नसीब नहीं हुई, सिंध को और बलूचिस्तान को। अब ये है कि लेकिन आलिया को बनाया क्यों गया है? ये नहीं इसलिए नहीं बनाया गया जी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है जी कि ख़वातीन जो है ना उनको आगे लेकर आना है, ये वाली बात नहीं है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि आमतौर पे जो सीनियर मोस्ट चीफ बंदा होता है उसको चीफ जस्टिस लगाते हैं, या ये होता है जी कि जो चीफ जस्टिस था पहले और उसके साथ जो सीनियर मोस्ट था उसको आगे सुप्रीम कोर्ट में ले आए, और पीछे जो रह गए उनमें से जो सीनियर मोस्ट बनता है ना उसको चीफ जस्टिस लगाते हैं। अब क्या हुआ है कि जो चीफ जस्टिस था उसको तो ले आए सुप्रीम कोर्ट में, पीछे जो थे तीन लोग, एक जस्टिस शुजात थे, एक वो अली बाकर नजफ़ी थे, और तीसरे नंबर पे आलिया थी, आलिया नीलम। इन तीनों को जो है उनमें से आलिया नीलम जो है उनको अदालत आलिया के लिए चीफ जस्टिस के लिए तैनात किया गया है, या उस पर फैसला हो गया। और फैसला किसने किया है? जो जुडिशल काउंसिल है उसने फ़ैसला किया है, और ये एक कंसेंसस के साथ फ़ैसला हुआ है कि किसी ने इतराज़ नहीं किया। ये सिर्फ काजी साहब का फ़ैसला नहीं है, उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं सीनियर मोस्ट, वो भी उसमें शामिल है। उसमें जो बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं वो भी शामिल हैं। तो उसमें जो हुकूमत की तरफ से अटारनी जनरल भी शामिल हैं, और जो क्या नाम है, जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हैं, और सूबाई मेरे ख्याल शायद लॉ मिनिस्टर भी होंगे। तो ये फ़ैसला जो है इसका मकसद क्या है? जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये है कि आजकल जो जजेस जो हैं वो भी काफ़ी पोलिटिसाइज हो गए हैं, सियासी अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं।
हर एक जो है वो एक जज्बा जिहाद के साथ पूरी तरह सरशार है। तो ये एक बादियो नज़र में या जो तासर दिया जा रहा है या मिल रहा है या जो एक मैं चूहा रिपोर्ट इधर उधर से इकट्ठी कर रहा हूँ, उसमें यही है कि इनके बारे में वो खदशात नहीं है कि जो आमतौर पे कोई चीफ जस्टिस बन के तो जहाद पे शुरू हो जाता है वो है। या इसको अगर आपने इसी बात को फर्दर स्ट्रेच करना है तो ये समझ लें कि ये शायद सियासी तौर पे कोई शायद पीटीआई से इतनी सिंपथी ना रखते हों या दूसरी साइड पे खड़े हों। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो एक तासर है वो ये है कि ये पीटीआई के लिए उस तरह से नरम गोशा या एक जो एक पर्सनल इनिशिएटिव लेना या जो कि पहले कोई एक दो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने जो काम जारी रखा हुआ था वो वाला इनमें नहीं है, तो इसलिए इनको रखा गया। अब यह है कि इसका एक बड़ा दूर का एक इसके नताइज भी हैं। ये है कि जस्टिस आलिया जो हैं वो अगर चीफ जस्टिस ही रहती हैं, इनको हिलाया नहीं जाता और ये 2028 तक जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, यानी कि अगले 4 साल इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रहना है। और लिहाजा उस तरह से अगर वो यानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आती हैं तो लिहाजा उनकी जो एक परफॉर्मेंस है या जो उधर उनका स्टे है वो उनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं। तो अब ये है कि इस पर कई लोग जो हैं वो इतराज़ भी कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये भी है कि जो उनसे सीनियर मोस्ट जजेस उनका क्या बनेगा, क्या वो उनके अंडर काम करेंगे? वो तो किसी पासे जोगे नहीं रहे, ना वो सुप्रीम कोर्ट जाने जोगे रहे और ना ही वो ये है कि उनसे जो अपनी जूनियर हैं जिनकी बाद में एक जिनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो ये जो सीनियर हैं वो उनके अंडर काम करेंगे। ये भी एक मेरे ख्याल पहली दफ़ा कोई नज़ीर मिलती है। कई लोग जो हैं इसके हवाले से कोई पटिशन भी फ़ाइल करना चाह रहे हैं। आप पटिशन जिधर आपने फ़ाइल करनी है, उन्होंने जो तैनाती की है, उन्होंने जो तशरीह करनी है या उस पर जो उठने वाले सवालात हैं उसका तो उन्होंने जवाब खुद ही तलाश किया होगा। अब जो है अगले हम तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जी कि पंजाब के मुहतसब जिन्होंने एक एहतसाब करना है उन्होंने क्या काम किया है जी। उन्होंने मंगवा लिए हैं फ़ोन ताकि वो फुर्सत के लम्हात में खेल सकें। तो अब ये है कि मैं ये खेलने की बात जो है ये असाफ़ी है, मैं नहीं, मुझे बार बार बताना भी पड़ता है कि इसका ये क्या मतलब है। लेकिन ये है जी कि फ़ोन इन्होंने मंगवाए हैं और इनकी अभी तक समझ नहीं लग रही कि इन्होंने इन फ़ोन के साथ क्या करना है। इन्होंने कोई व्लॉग करना है, कोई कोई मुहतसब कोई, और ये जो इन्होंने अपने एडवाइज़र हैं, कोई 12 एडवाइज़र हैं जिनके लिए इन्होंने फ़ोन मंगवाए हैं। अब क्या यानी कि उन्होंने कोई व्लॉग करने हैं, कोई आते जाते रास्ते में कोई टिकटॉक बनानी है, किस काम के लिए उनको इतने सोफिस्टिकेटेड किस्म के और महंगे फ़ोन चाहिए। और जनाब उन्होंने मंगवाए हैं कोई 80,000 के, सॉरी 80 लाख के। और जो आज़म सुलेमान साहब हैं साबिक़ चीफ सेक्रेटरी, वो आजकल मुस्तफ़ा आला हैं और उन्होंने मंगवाए हैं। और जो फ़ोन हैं वो 5 साढ़े 4 लाख वाले फ़ोन और 7-6 लाख वाले फ़ोन मंगवाए हैं। और ये पंजाब हुकूमत में तकसीम किए जाएंगे। फ़लाई मुमलकत के क़याम का सफ़र तेज़ तर है, यानी कि जो एक इनके बारे में ये है कि अपने एडवाइज़र्स के लिए मंगवाए हैं। इनकी जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही कि ये क्यों, किस लिए इतने महंगे फ़ोन की ज़रूरत थी। अगर किसी को ज़ाती तौर पे चाहिए तो उसको भी ये फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं थी, और जो एडवाइज़र का काम होता है वो भी इन फ़ोन के बगैर चल सकता था। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब जो है यानी कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने बात की थी जो साहिल अदीम और हलीलुर रहमान कमर के साथ एक लड़की अज़बा अब्दुल्ला का जो टाकरा हुआ, तो जिसमें साहिल अदीम ने कहा कि औरतें जो हैं 95% औरतें जो हैं वो जाहिल होती हैं। उस पर वो लड़की ने कहा कि तुसी माफ़ी मंगो। इधर से बात चलती चलती आगे जो है वो दरमियान में हलीलुर रहमान कमर कूद पड़े। और जो एक अफसोस की बात है, ये मज़े की बात है, ये क्या कहा जाए, इत्तेफाक की बात कह लें कि जो उसका प्रोग्राम का नाम है वो भी लिखा होता है जी डायलॉग मुकालमा हलीलुर रहमान कमर के साथ। वो बंदा जो गालियाँ देने पे उतर आता है, जो बंदा यानी कि वैसे ही जो है ना खान पींदा है, तो उसके बारे में कहते हैं जी उसके साथ मुकालमा होगा। लेकिन ये है कि अब जो टीवी का म्यार है ना वो भी ओवरऑल ये नहीं है कि कोई एक कि कोई बड़ी कोई एक उन्होंने मुआशरे की तरबियत करनी होती है। वो यही होता है कि कौन सा बंदा ज़्यादा एक रेटिंग ला सकता है। अब यह है कि उसके हवाले से कोई नई तफसीलात आई हैं। एक तो ये तफसील आई है कि जो चल रही थी कि वो जो लड़की है वो भी समा टीवी की है और जो आगे जितने भी बैठे हुए थे वो भी समा टीवी के हैं।
तो ये है जी कि ये सारा एक मेड अप है, कि ये सारा जनाब प्री प्लान्ड है कि इन्ना भी उन्हें सवाल करना है और इन्होंने आगे खुद पैना है और फिर जो है यानी कि उस पर जो है यानी कि एक रेटिंग आएगी कि वो जनाब वो समा टीवी जो है ना वो बाजी ले गया, कि उन्होंने जो उधर काम किया ना वो किसी ने नहीं कर सका। तो एक तो ये एक मकसद है। लेकिन दूसरा इसमें ये है कि एम्प्लाई है, यानी कि ठीक है एम्प्लाई होगी, लेकिन एम्प्लाई होने का ये मतलब तो नहीं है कि वो सारा एक स्क्रिप्टेड हो के ये प्लान का हिस्सा हो, और जिसमें जो साहिल दीमवर हैं वो भी बेइज्जत होने के लिए उन्होंने रज़ाकराना तौर पे अपने आप को पेश किया हो कि कोई गल नहीं धी है, थोड़ी जी बेइज्जती साड़ी कर ले, और वो जो है यानी कि वो भी इस काम के लिए तैयार हो कि अगर खलीलुर रहमान जो है यानी कि वो अगर चिंगाड़ता है तो वो चुप करके सुन ले। तो ये मुमकिन नहीं लगता, यानी कि वो देखने में ऐसा लगता है कि जो लड़की है वो अपनी कन्विक्शन के साथ बोल रही है, उसको पेन फील हुआ है कि एज आ औरत उसको महसूस हुआ है कि ये जो औरतों को जाहिल कह रहे हैं ये ज़्यादती है और औरत को अक्सर अंडरमाइन किया जाता है। अब ये है कि मैंने इस पर जो है ना कोई मज़ीद फिर तहकीकात भी की, कुछ चीज़ों को मैंने चेक भी किया। एक तो ये बात है कि ये पता चला कि ये जो स्क्रिप्टेड नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई मनसूबाबंदी के तहत नहीं था कि ये सारा जो ड्रामा लगा है, ठीक है। ये कैसे नहीं था ये मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। बाकी ये है कि उसमें जो इस लड़की के साथ दूसरी एक लड़की बैठी हुई है, वो जो मेज़बान है आयशा जहाँ ज़ेब, उनकी बेटी है, वो उनकी बेटी है, और ਉਹਦੇ नाल एक होर कुड़ी बैठी है, वो कौन है, वो खलीलुर रहमान कमर की बेटी है। और जो इस लड़की के साथ एक तरफ बाएं तरफ एक लड़का बैठा हुआ है, वो भी सोशल मीडिया का इनका कोई है। तो यानी कि ओवरऑल है ये समा की टीम। अब मैंने चेक किया कि ये समा इसी तरह की प्रोग्राम करता है कि अपने बंदे आगे बिठा के तो फिर जो है सवाल जवाब शुरू करता है, जैसे आम शहरियों को बुला के ही हो रहा है। पता चला कि ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को 8 बजे थी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग लेट हो गई और जो लोग बाहर से आए हुए थे को 8 बजे के इंतज़ार में, शो के इंतज़ार में, जब शो नहीं चला तो लोग जो है ना शायकीन भाग गए, वो चले गए वापस। तो इन्होंने फिर ना अपने बंदे इकट्ठे करके उन्होंने क्या कि इधर आओ जी को दुआई खैर कर ली है। तो इन्होंने बंदे अपने जो बच्चे बुच्चे हैं बच्चियाँ उनको इकट्ठे कर लिया और प्रोग्राम कोई शुरू हुआ और कि आगे कोई 11 साढ़े 11 12 तक जो है वो जारी रहा। अब ये है कि उस दौरान जो बात है ये इधर तक रुकी नहीं है। जो क्या नाम है इसका, जो खलीलुर रहमान कमर ने जो बातें काट दी गई हैं, और उसमें कोई उन्होंने कोई ये भी बात की कि उन्होंने कोई लड़की को कोई बुरा भला कहा मज़ीद। अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं कितना मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने जो एक को कहा कि दो उन्होंने गालियाँ दी। मैं अब जो है इनके इस पर मैं मज़ीद कहना नहीं चाह रहा। और खैर लड़की ने रिएक्ट किया उस पर, उसने कहा कि जो आप मुझे कह रहे हैं आप खुद हो, और फिर जो है उस लड़की को उधर से भेज दिया गया। लड़की चली गई और प्रोग्राम जो है वो फिर बाद में जारी रहा। खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो पूछते रहे कि भाई ये लड़की कौन है, ठीक है। और अब ये है कि जो है दूसरे भी घबराए हुए थे कि इन्होंने की दसी है कि अपनी कुड़ी है। अब सवाल ये है, अच्छा एक तो ये है कि ये प्रोग्राम की अभी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कब हुआ? ये प्रोग्राम जो है ये ईद से कोई 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड हुआ है या चला। दूसरी बात ये है कि इस प्रोग्राम के बाद ओवरऑल समा की इंतज़ामिया का क्या रिएक्शन था। समा की इंतज़ामिया जो है ना, उन्होंने कहा कि साढ़े को एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हम जो है इन्हें कि अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उन्होंने कोई, और उन्होंने जिस अंदाज में रजिस्टर किया है, जो ही ये वायरल हुई हैं चीज़ें, उसमें क्या देखा जी कि उसमें उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिए और लड़की को लताड़ना शुरू कर दिया। यानी कि वो जो 2 मर्द हैं और जिनकी अपनी अपने उनकी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है, बजाय इसके कि उनको कोई कहते, या अगर कोई एक ईमान का कोई कमज़ोर तरीन दर्जा ये है कि खामोशी इख्तियार कर लेते, वो भी नहीं की। उन्होंने कहा कि इस जो है ना इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने उस पर कोई प्रोग्राम शुरू कर दिए। और उसमें देखें कि जो उसमें बताया जी कि जैसे लड़की का कसूर है, और लड़की को ओन भी नहीं किया कि ये ही नहीं बताया, यानी कि हालांकि लड़की इनकी एम्प्लाई है, लेकिन इन्होंने समझा कि कमज़ोर है लड़की, कोई अभी जूनियर है, ये जो हमारे सीनियर्स हैं, तो हमने जो है ना इनको ही हीरो बना कर पेश करना है। और जो इससे भी बड़ी अफसोस की बात है
एक तो ये है कि इन्होंने थंबनेल को इस तरह की बनाए, फिर मज़ीद जो इन्होंने किया, इन्होंने कोई प्रोग्राम किए, और प्रोग्राम क्या किए, अब ये तो एक तो थंबनेल सुन लें इनके, आप माफ़ी मांगें, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, बदतमीज़ी मत करो, लड़की की ज़ुबान चलाने पर साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर का मुंह तोड़ जवाब। ठीक है, उफ़, लाइव शो में शदीद लड़ाई, शो मैदान जंग बन गया। ये समा टीवी जो है उसका यूट्यूब पे ये थंबनेल है, और लो इससे माइक, ये वो इस तरह की बातें। अब यह है कि ये सिर्फ इधर तक ही बस नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने को 2 प्रोग्राम किए हैं, और उससे भी बड़े अफसोस की बात, लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रोग्राम की मेज़बान थी उसने भी जो ये बंदे बैठे हुए थे इनकी साइड ली थी बजाय उस लड़की की साइड लेने के। बाद में और इनकी को ख़वातीन होस्ट हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम किए जिसमें लड़की के ख़िलाफ़ प्रोग्राम किए, और उससे भी सितम की बात यह है कि उन्होंने आगे जो मेज़बान बुलाए और मेहमान बुलाई वो भी ख़वातीन थी, वो भी लड़की को लताड़ रही थी जी, कि यानी कि उनको इस चीज़ पर एतराज़ नहीं था कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं। अब यह है कि जब इस तरह की ख़वातीन होंगी कि जो अपनी साथी खातून को ही, कि अगर उसने आवाज़ उठाई है तो आप उठा नहीं सकती, तो कम से कम खामोशी इख्तियार कर लें, तो अगर आप उसको ही लान तान करेंगी तो इससे औरत कमज़ोर होगी या उससे मजबूत तो नहीं होगी, ताकतवर तो नहीं होगी। और यानी कि फिर वो आपकी ही बात कर रही है, यानी कि दूसरी औरतों के लिए बात कर रही है, आपने बजाय इसके कि उसको कंडेम करना शुरू कर दिया। इस पर मुझे एक याद आता है, किसी ने, अजमल खटक साहब थे, तो उनसे कोई तालिबान के जवाल का सबब पूछा। ये बात है कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ, यानी कि जब अमरीकी आए और तालिबान जो है ना वो 9-2-11 हो गए, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन एक पश्तो की कहावत है कि जिसका मतलब ये है कि एक दरख्त है जिसकी जड़ें बड़ी गहरी थीं, और एक दिन उसको काट दिया गया। उसके साथ जो दरख्त था उसने पूछा कि तुम्हारी जड़ें बड़ी गहरी थी, तुम्हें काटा कैसे गया। उसने कहा कि मैं काटा ना जाता, बेसिकली जिस कुल्हाड़े से मुझे काटा गया उसका दस्ता मेरी लकड़ी का बना हुआ था। तो ये जो औरत है, औरत की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो भी औरत है। औरत जो है उसकी एक पसपाई, या औरत का मर्द के हाथों इस तरह मजाक उड़ाना या इस तरह तजलील, उसमें एक साथी औरत है जो मर्द का साथ दे रही होती है। तो ये जो हमारी जो समा टीवी की इंतज़ामिया का एक रवैया काबिल एतराज़, शर्मनाक, वो अपनी जगह पर है। अब औरतों का भी हाल देख लें, और बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो नाज़रीन, मैं आज के प्रोग्राम को इधर ब्रेक लगाता हूँ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।